अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरुख शहरियार। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ सियासी कशीदगी, माशी दबाव और अवामी बेचैनी एक साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। एक जानिब तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने सियासी दर्जा हरारत बुलंद कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की इत्तेहादी जमातें एक दूसरे पर खुलकर तनकीद करती नजर आती हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून विफाक में तो एक ही हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी पर डबल गेम खेलने के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो कश्मीर के मौजूदा बहरान की जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग नून पर डाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इख्तलाफात सिर्फ इंतखाबी सियासत हैं या हुकूमती इत्तेहाद में दरारें गहरी हो रही हैं। उधर महाजरीन की नशिस्तों का मामला है, एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे का मुस्तकबिल है और हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर बढ़ती हुई तनकीद भी अहम सवालात को जन्म दे रही है। दूसरी जानिब मुल्क के दरपेश मौशी और सियासी बहरान मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। अब क्या हुकूमत इन चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है? क्या अपोजिशन वाकई किसी बड़ी तहरीक की तैयारी कर रही है या ये सिर्फ सियासी दबाव, पॉइंट स्कोरिंग की हिकमत अमली है? और मौलाना फजलुर रहमान के हालिया मुतनाज़ बयानात मुल्क की सियासत का रुख किस जानिब मोड़ सकते हैं? आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मार्के से लेकर मुल्क की सियासत के बदलते मंजरनामे तक आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम अहम सवालात का तफसीली जायज़ा लेंगे और अपने मौलानों से जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं और कितने अहम हैं। सबसे पहले इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। उनको वेलकम करेंगे। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो कश्मीर के हवाले से ही डिस्कशन कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आज भी कोटली में उनकी जानिब से खिताब किया गया, बड़ा धुआंधार खिताब था। आप जानना ये चाह रहे हैं आप लोग वहाँ पे कितनी सीटें इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये जो मुआहिदा है उस हवाले से क्या तय हो सका, उसका स्टेटस क्या है? ज़रा समझा दीजिएगा इस हवाले से। जो 12 नशिस्तें हैं महाजरीन के हवाले से, उसमें क्या तय पाया है अभी तक? शुक्रिया। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पार्टी के वो लीडर हैं, सरबराह हैं, और जहाँ इंतखाबात होते हैं तो चेयरमैन साहब इलेक्शन कैंपेन में ख़ुद शामिल होते हैं। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में आसफा भुट्टो जरदारी साहबा भी गई थी, पार्टी के दीगर लोग, मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल भी शरीक था। बाकी हमारे ऑफिस बेरर्स भी जो हैं, सीनियर लीडरशिप है, वो जहाँ भी इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में हो, कश्मीर में हो या दीगर किसी प्रोविंस में, तो वो जाते हैं। तो चेयरमैन का तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है इलेक्शन कैंपेन में। हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हुई और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं 33 सीट्स पे, उनमें तो हम मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। लेकिन जो रेफ्यूजीज़ की सीट्स हैं उस पर ऑब्वियसली हम तवक्को करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस ना हो, तो फिर उसमें भी हम बड़े बेहतर नताज हासिल कर सकेंगे। ठीक है सर, नून लीग तनकीद कर रही है, ख्वाजा साद रफी की जानिब से कहा गया, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डबल गेम कर रही है। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? पता नहीं कौन सी डबल गेम की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती किस डबल गेम का कह रहे हैं वो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाँ ये डबल गेम ज़रूर है कि आपको हम सपोर्ट करते हैं, आपको हुकूमत बनाने में आपसे तावन भी किया, आपका बजट भी पास करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स हुकूमत के या इनकी जमात के ताबे तो नहीं। हमारे पॉलिटिक्स के अपने प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे की बुनियाद पे अवामुन्नास को हम रजू करते हैं। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये वो जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे नहीं बनी, आवाम की बराह रास्त मदद से, तावन से और उनकी सपोर्ट से हमें इक़्तिदार मिलता रहा। और अभी भी हम समझते हैं कि नून लीग के जो रहनुमा हैं इन्हें मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। ऐसी गुफ्तगू ना करे जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सख्त रिस्पांस दे जो आपके लिए काबिल बर्दाश्त ना होगा।
बुखारी साहब, वो सख्त रिस्पांस क्या होगा पीपल्स पार्टी की जानिब से? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आगे आने वाले दिनों में हम इसी तरह से देखते रहे कि ये सियासी जो नूरा कुश्ती है वो चलती रही, तो पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा? क्या वो अलग हो जाएगी, हुकूमत से इत्तेहाद को ख़त्म कर देगी? कि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि हमने हर तरह से इनकी मदद की, चाहे बजट के हवाले से बात कर लें, हुकूमत बनाने के हवाले से बात कर ली जाए, या फिर जो आईनी तरमीम लेकर आई गई उसमें भी हमने देखा पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार था। लेकिन जब इत्तेहादी भी है, एक जानिब इतने शिकवे भी हैं। देखें जी, गवर्नमेंट में वो बैठे हैं, उनका एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए ना। तो हमने तो एग्रीमेंट किया था 2024 में, और हम इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम के लिए हमने कुर्बानियाँ भी दी, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी। अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें जो बर्दाश्त करते हैं बड़ा दिल पे पत्थर रख के करते हैं, सिर्फ इस निज़ाम की खातर, सिर्फ इस पार्लियामान की खातर। और हम समझते हैं कि ये सिस्टम अगर चलता रहे तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चीज़ें रिफ़ाइन होंगी, रिफॉर्म्स आप कर सकेंगे। तो ये अवाम नास के फ़ायदे की बात है कि ये गवर्नमेंट में रहें, और लेकिन इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मैंने कोई थ्रेट नहीं किया हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर इनको इंतबाह कर रहे हैं कि अपने रवैये में ज़रा उस पर गौर कर लें कि आपकी हुकूमत आप 5 साल पूरा करना चाहते हैं, तो फिर उसको टॉलरेंस और पेशेंस जो है हुकूमत के पास ज़्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिक्स के, जो मैनिफेस्टो हमने दिया, हम उस पर करते हैं। जो पॉलिटिकल विजन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी, और आज आसिफ अली ज़रदारी चेयरमैन बिलावल कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो उन्हीं प्रिंसिपल्स पे सियासत कर रही है। ठीक है। अच्छा सर, हमने ये भी देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से एक बार नहीं कई बार ख्वाजा आसिफ के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इसके अलावा तनकीद का उनको निशाना बनाया गया। सो हम ये जानना चाह रहे हैं, ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है या पीपल्स पार्टी वाकई नहीं चाहती है कि ख्वाजा आसिफ मजीद काबीना का इस कैबिनेट का हिस्सा रहें? क्योंकि अभी गुज़िश्ता रोज़ तो 2 दिन पहले तो बिलावल भुट्टो ने बड़ा नाम लिए बगैर बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं ख्वाजा आसिफ के लिए। अब देखिए, बुनियादी बात यह है कि अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है, उसको मैं तो इंटरप्रेट नहीं करूँगा, आप समझें। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो चेयरमैन ने कहा कि गवर्नमेंट इस पर अपना रद्द अमल दे, या तो उनकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करे, अगर एक्सेप्ट करती है तो फिर उनके लिए जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनेगा कश्मीर में, तो फिर लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये डबल गेम, आप ख्वाजा साहब देख लें, ये डबल गेम नहीं है कि उनका डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहता है, उनका प्राइम मिनिस्टर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, चेयरमैन बिलावल कहते हैं कि जी अपनी क्लैरिफिकेशन दें। तो अगर वो समझते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था, तो फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब को कैबिनेट से रिमूव करें। अगर वो समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट दुरुस्त है, तो फिर उसको एज अ होल ओन करें, क्योंकि कैबिनेट का जो मेंबर एक बात करता है, ऑब्वियसली ये एट्रीब्यूट तो पूरी कैबिनेट को जाती है, तो ठीक है वो ओन कर लें, हमें तो कोई इससे मुज़ायका नहीं। तो लेकिन इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू, फिर ये समझ आ जाएगी कि PMLN कहाँ खड़ी है, और जो कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर है वो कहाँ खड़ा है, और ख्वाजा आसिफ साहब कहाँ खड़े हैं। सही, ठीक है। बुखारी साहब, हमने देखा कि कश्मीर के अंदर मौलाना के साथ इत्तेहाद आप लोगों की जानिब से किया गया, फिर एक जानिब मौलाना के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कश्मीर में बैठ कर ही उनके बयान को हदफ तनकीद करते हैं और कहते हैं कि इस बयान को हम ओन नहीं कर सकते। तो आगे आने वाले दिनों में क्या ये इत्तेहाद टूटता हुआ हमें नज़र आ रहा है? और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि IPP ने भी एक एंट्री दी है GB में, जिस तरह से आप लोगों के साथ इत्तेहाद हुआ, क्या आगे आने वाले दिनों में या आफ्टर इलेक्शन हम क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका IPP के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, दिस इज़ प्री मेच्योर इत्तेहाद की बात, इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स। ऑब्वियसली जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलायंस की पॉलिटिक्स करती रही है। मौलाना साहब के बारे में तो बड़ा कहा कि हमारी आर्म फोर्सेस मेरी रेड लाइन है, उस पर क्रिटिसिज्म जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। मौलाना साहब बड़े समझदार पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स में बड़े पुराने हैं, उनकी जमात उनकी एग्जिस्टेंस पार्लियामेंट में भी है,
तो इस किस्म के बयानात से शुहदा के फैमिलीज़ की दिल आज़ारी हुई है। तो इसलिए चेयरमैन ने तो कैटेगोरिकली कहा कि आर्म फोर्स के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हमारे लिए वो कुर्बानियाँ देते हैं। सही। जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है हमारी, उसका डिफेंस आर्म फोर्सेस के अलावा हो नहीं सकता। मलेशियाज और ये खुद साख्ता जो तंजीमें हैं, ये तो हमारा आप देख रहे हैं ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या सूरत हाल है और वेस्टर्न बॉर्डर पे सूरत हाल क्या है। इसलिए हमें इज़्ज़त एहतराम देना चाहिए शुहदा को, उनकी फैमिलीज़ को। सही है, ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, अब ये जो आप लोगों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन वहाँ पर चलाई जा रही है कश्मीर के अंदर, बार बार पब्लिक डिमांड्स के हवाले से भी हम खबरें पढ़ रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा पब्लिक डिमांड किस चीज़ की है? जो वहाँ पर आवाम है उनको नाराज़गी किस चीज़ से है? क्या शिकायत आप लोगों के पास ज़्यादा आ रही है, या आप लोगों तक कुछ भी ऐसा नहीं पहुँच रहा और आपको लग रहा है कि वहाँ के आवाम बिल्कुल खुश हैं और सब कुछ बड़ा अच्छा है? बात यह है कि एक तो वो जॉइंट एक्शन कमेटी का इशू था, जो रिफ्यूजीज़ की सीट है, वो भी थ्रू डायलॉग उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और चेयरमैन ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी के भी लोगों को कहा, गवर्नमेंट को भी कहा कि आए इस पर डायलॉग करें और एक जो कंसेप्ट है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का, उस पर काम करें। तो ऑब्वियसली हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके गई है। लेट्स सी कि किस पार्टी का मैनिफेस्टो अट्रैक्ट करता है आवाम को। तो अभी तो प्रिजम्पशन ही होगी ना, लेकिन असल बात तो होगी कि बैलेट बॉक्सेस जब खुलेंगे और बैलेट पेपर काउंट होगा तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सी जमात को लोगों ने पजीराई दी, कौन सी जमात के मैनिफेस्टो को पसंद किया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर का उसके साथ हमेशा खड़ी रही, और मेरी क़यादत ने हमेशा भुट्टो शहीद से लेके मोहतरमा और मोहतरमा से लेके आज प्रेसिडेंट साहब, हमारे सारे मौक़िफ़ बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इट इज़ विद क्लैरिटी कि हम समझते हैं कि कश्मीर का इशू जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है बुखारी साहब, हम बार बार देख रहे हैं जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से खिताबात किए जा रहे हैं अवामी जलसों से, तो वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें वोट करें तो हम आगे आने वाले दिनों में कश्मीर के हालात बदल देंगे, जो जन्नत नज़ीर वादी है उसको हम एग्जैक्टली वैसे ही बना देंगे जैसा लोग उसको सोचते हैं। अभी भी आप लोगों की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर भी आपके ही हैं, सो उसके बाद इतने टाइम में भी अभी तक पीपल्स पार्टी अब किस चीज़ की वो जो वहाँ पर पब्लिक है उससे वो डिमांड कर रही है? ऑलरेडी आप लोग की हुकूमत भी है, प्राइम मिनिस्टर भी आपके मौजूद हैं, तो ये जो सारे मसाइल हल तलब हैं उस पर कुछ तो होता हुआ अभी तक नज़र आना चाहिए था ना। देखिए, इसका एक तो इशू था इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, वो रिजॉल्व हुआ। सब्सिडी थी गंदम पे, वो रिजॉल्व हुआ। नंबर ऑफ कैबिनेट वो रिड्यूस हुआ। तो हमारी तो बड़ी ये चंद माह की गवर्नमेंट है, और जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस तरह एक्सरसाइज नहीं होती है, वो डे टू डे अफेयर्स के लिए फंक्शन करते हैं। हम समझते हैं कि अभी भी हम कोलिशन में थे, कुछ जमातों की हमें सपोर्ट थी। अगले इंतखाबात के बाद हम समझते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी होगी, तो जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उन पब्लिक इश्यूज़ को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे हम। सही है। अच्छा सर, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं महंगाई का एक तूफ़ान है। गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह का नैरेटिव इख्तियार किया जाता है कि हम सब कुछ बहुत जल्दी सही कर देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम को रिलीफ मिलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, उल्टा आवाम पिस रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी एक बड़ा स्टेक रखती है, बड़ी जमात है और हमेशा रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाती आई है। आप लोगों का इसमें क्या किरदार है? आप लोगों की जानिब से अभी तक कोई इस तरह के स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए कि कम अज़ कम आवाम ये कहते हुए तो नज़र आते कि चलें गवर्नमेंट नहीं करिए लेकिन इत्तेहादी जमात उनको प्रेशराइज तो करेगी चीज़ों के लिए? ऑब्वियसली मेरी जमात करती है, मेरी सेंट्रल लीडरशिप करती है, मेरे चेयरमैन करते हैं। एक तो महंगाई का इशू जो है ये अब इंटरनेशनल फिनोमेना हो गया है। बिलखुसूस 28 फरवरी के बाद जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, जो इस रीजन की सिचुएशन है कि पेट्रोल की प्राइसेस गिरती हैं और फिर एकदम शूट अप कर जाती हैं। जब वो गिरी थी तो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन अब फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं। अभी पिछले 2 हफ्ते में $15-16 जो है उसकी पर बैरल उसकी कीमत बढ़ गई है। उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट तो आता है हमारी इकॉनमी पे, लेकिन हमारा मुतालबा ये ज़रूर था कि गवर्नमेंट को
जो पेट्रोलियम लेवी है वो उसको एनहांस नहीं करना चाहिए था। ये इनडायरेक्ट टैक्स है और इससे पब्लिक एट लार्ज बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है और गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। गवर्नमेंट को अपना जो बजट टारगेट है लेवी के ज़रिए पूरा नहीं करना चाहिए, बल्कि और रिसोर्सेज जो हैं उसके ज़रिए टैक्स कलेक्शन में कर लें, टैक्स नेट बढ़ा लें, अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ कर लें, तो वो मेजर्स लें ताकि पब्लिक को आप। अच्छा बुखारी साहब, लास्टली मुझे बस ये बता दीजिएगा, ख्वाजा आसिफ ने आज सियालकोट में ये कहा है, जी सर सॉरी टू इंटरव्यू, मुझे लास्टली बता दीजिएगा, ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में कहा है कि मुझसे गलती क्या हुई है, मैंने गलत बात क्या की है, उस हवाले से बता दें। सो बता दें इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोगों को उनकी क्या बात बुरी लगती है, किस बात पर नाराज़ी है। देखें, उन्होंने तो रावला कोट वालों को कश्मीरी नहीं समझा, तो रावला कोट वालों से ज़रा पूछ ले वो क्यों नाराज़ है। मुझसे ना पूछें, उनसे पूछे जो नाराज़ हैं उनसे, सही, उनसे ज़रा पूछ लें। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इशू है और कश्मीर के लोगों की बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं और उनके साथ ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था कि कश्मीरियों को आप कश्मीरी ना समझें। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच नैयर हुसैन बुखारी साहब फॉर जॉइनिंग शो। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दीगर अहम मामलात हैं, सियासत कहाँ जाती हुई नजर आ रही है, मईशत पे आगे आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दीगर गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बदलती सियासी सूरत हाल है, माशी हालात हैं, अवाम परेशान है, हुकूमत का क्या इरादा है, इसी पर बात कर रहे हैं। इस वक्त हमें पैनल में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब, इसके अलावा माजिद निज़ामी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। इसार राना साहब, सबसे पहले पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा खबरों की जद में है। अभी भी हमने देखा कि थोड़ी देर पहले जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कोटली में खिताब किया जा रहा था तो वो बार बार हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाना बना रहे थे। एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी इत्तेहादी जमात, एक जानिब हम ये देखते हैं कि जब बात आती है कश्मीर के हवाले से तो हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आता, वो JUIFA की जानिब बढ़ जाते हैं इत्तेहाद के लिए। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि मैं इस पर क्या बात करूँ, उन्होंने कश्मीर का हाल बुरा कर दिया है। सो आप क्या समझ रहे हैं आगे आने वाले दिनों में ये सियासत कहाँ जा रही है? देखिए, बिलावल भुट्टो की तकरीर जो है ना वो मुनाफकत की, अगर आपने किसी को मुनाफकत पे लेक्चर देना हो ना तो बिलावल भुट्टो की तकरीर दिखाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में अब मेरे दोस्त की हुकूमत है। आज ही तकरीर में उन्होंने कहा, कल उन्होंने कहा कि अवाम के सामने दो ही पार्टियां हैं, एक हम हैं, एक हमारे दोस्त मुस्लिम लीग। तो ये तय करें पहले कि मुस्लिम लीग दोस्त उनकी है और शहबाज शरीफ उनके दोस्त है, तो तनकीद किस मुंह से करनी। तीसरी बात ये कि अगर वो इतने ही तंग हैं तो क्यों नहीं हुकूमत को छोड़ देते, क्यों चिपके हुए उनके साथ। अब पिछली दफा तो गिलगित बल्तिस्तान में तो आप 8-8 फुट ऊंचा उछल रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ऐसे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है जैसे पंजाब के ऊपर जानी मैंडेट से किया। वो एक कंफ्यूज सेमी नौजवान है और जिसको खुद नहीं पता कि उसने एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है। आधा तितर आधा बटेर वाली बात है। आज उन्होंने कहा जी मेरे पता नहीं किसके ऊपर पर्चा FIR हुई, मैं हुकूमत में आया तो मैं फिर वो करूँगा। तो हुकूमत तो आपकी आज़ाद कश्मीर में, मुमताज़ राठौर के इस्तेकाम पार्टी का आदमी है। और जो शख्स अपनी वालदा को नहीं इंसाफ दिला सका यार, जब तुम्हारी हुकूमत भी थी, आज भी तुम्हारी हुकूमत है, तुम अपनी वालदा मोहतरमा और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को नहीं इंसाफ दिला सके, आपने किसी को खाक इंसाफ दिलाने। रोटी कपड़ा मकान के नाम पे लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी आपने, रोटी छीन ली, नंगे फिर रहे हैं गरीब अवाम। मकान के घर तो आपने खाक देना है, आप अपनी बिल्डिंगें, अपनी इमारतें, अपने फ्लैट और महल बनाएंगे कि आप उनके लिए करेंगे? अजीबो गरीब किस्म की। और फिर मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा बहरान है वो इखलाकी बहरान है। मईशत का बहरान, सियासत का बहरान अपनी जगह पे है, हम इखलाकी बहरान का शिकार हैं। आप कैसे तकरीर कर रहे हो? आपने वहां की सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, उनको जमात मानने से इनकार कर दिया, उनको जनाब अली उनसे निशान छीन लिया। फिर भी आप जनाब अली ऐसे बढ़ के मार रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा इम्तहान आप पास करने जा रहे हो। CSS का कोई ऐसा बच्चा पास करने जा रहा है जिसे पंजाबी के अलावा कुछ नहीं आता।
लाए ना पीटीआई को मैदान में। अगर इतनी जमहूरियत पसंद हो, इतने डेमोक्रेट हो, तो कहो ना, निकालो मुंह से, जबान से अपने के कहने में एक जमात के ऊपर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उसके ऊपर पाबंदी ऐसे इलेक्शन जीतो। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज पीटीआई को आप मौका दे दें और हुकूमत विफाक में शहबाज शरीफ की, केपी में, वहां हुकूमत कश्मीर में इनकी, और पीपल्स पार्टी को सिर्फ अब मौका दे दें बगैर उम्र के, वो फिर जीत जाएगी। और ये इनका खौफ है जिसकी वजह से करण अर्जुन की जोड़ी, राम बलराम की जोड़ी इकट्ठी है ना, दोनों मिलके कहने में मौजे कर रहे होते हैं। ठीक है, निज़ामी साहब की जानिब आना चाहूँगी। निज़ामी साहब, अब ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से भी थोड़ी सी हिलजुल नज़र आई है। बड़े अरसे से हमने देखा कि अपोजिशन उस तरह से मैदान अमल में नहीं आ रही थी, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जब ये 5 अगस्त की कॉल दी जा रही है, ऐसे में नौरी नियाज़ी साहिबा का बयान सामने आ जाता है, अलीमा खानम के ऊपर जो केसेज़ हैं एकदम से उसकी दोबारा से याद आना शुरू हो जाती है और इस तरह की बातें गर्दिश करने लगती हैं कि शायद ये एहतजाज से पहले उनकी कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है जिसमें उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। सो आप क्या देख रहे हैं कि ये इस बार PTI की जानिब से कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ी ऐसी पॉलिसी सामने आ रही है जिससे हुकूमत को वो टफ टाइम दे सके? 5 अगस्त की कॉल से पहले अगर हम गवर्नमेंट की साइड की बात करें तो वहां पर इस चीज का बड़ा फुकदान नजर आता है कि उनके पास क्या स्ट्रेटेजी है। हम तो बड़ी आसानी से सारा बयानिया उठाकर तो तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात पर डाल देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट साइड की जो बेबसी है, हेल्पलेसनेस है, वो भी इसमें ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए कि क्या अगर वो सियासी मुफाहमत की बात करते हैं तो उनके पास कितना मैंडेट है। इसकी मिसाल हमें आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में नज़र आ रही है कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर तो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन फैसले क्या वो खुद कर रहे हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। फिर इसी तरह ये है कि इस सारे मामले के अंदर बिलावल भुट्टो को तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े क्लियर हेडेड नौजवान हैं, उनको पता है कि किस तरह से खेलना है। और इसमें सितम ज़रीफ़ी ये कि उनको अभी भी शायद इस बात का यकीन है कि लोग मेरी बातों को सुनकर उन पर यकीन रखते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कराची की मिसाल याद है कि जिसके अंदर MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बयानात की गोलाबारी हुआ करती थी और उसके बाद फिर कैबिनेट में इकट्ठे बैठ जाते थे। तो अब इस नैरेटिव से या इस स्ट्रेटेजी से मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को आगे निकल जाना चाहिए। चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मरकज़ में आप इकट्ठे बैठे हों, आईनी ओहदे सारे आपके पास हों, लेकिन आप गिलगित में जाके प्रिटेंड करें जिस तरह हम जो है वो कोई सबसे अपोजिशन की बड़ी पार्टी हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रिटेंड करें, लाहौर के अंदर आप ये 2-4 बयानात की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि इससे बात आगे जा चुकी है और जब तक ये रियलाइजेशन दोनों जमातों के बड़ों को नहीं होगी तो नैरेटिव तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। अगर ये वो समझेंगे जी वो आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में नैरेटिव बना लेंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं बनने वाला अगर इस तरह की तकारीर चलती रहेंगी। ठीक, सही है। इसार राना साहब, एक बार फिर से ये वकला तहरीक का ज़ोर और शोर शुरू हो चुका है। इससे पहले भी हमने देखा जो माजी की अगर हम बात करें वकला तहरीक के बाद जो नताइज से वो सब हमने भुगते, पूरे पाकिस्तान ने भुगते और शायद उसी का खुमियाजा है जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं। एक और तहरीक के हवाले से बात हो रही है कि सितंबर के अंदर ये तहरीक शुरू होने वाली है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये तहरीक शुरू हो भी सकेगी या ये सारी बातें ही रह जाएंगी, और अगर ये शुरू होती है तो कितना इम्पैक्ट डाल सकेगी ये मौजूदा निज़ाम पर? अगर आप एक बात नोट करें, कुछ तो हो रहा है ऐसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी आउट ऑफ द वे बोलना शुरू कर दिया है। MQM हुकूमत से नाराज हो गई है। बिलावल भुट्टो कश्मीर में खड़े होकर कहते हैं कि जो बहरा है उसका हल करवा सकते हैं मसला, तो क्या कहते हैं वो कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करवा रहे, तो किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं आप जरा समझें। फिर ये वकला तहरीक शुरू हो जाती है, फिर ये तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ वाले जो हैं ये जलसे का ऐलान कर देते हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब में जलसे का ऐलान कर देती है, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक गई है, ये मैं आपको बता दूं। सही, ये सब चीजें इंडिकेशन इस बात की हैं, 2 चीजों की, कि एक तो कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन और उस फ्रस्ट्रेशन का की वजह अवामी दबाव है, जो अवाम के अंदर इश्ताल फैल रहा है। जो ऊपर बैठे लोग होते हैं वो बाकायदा रिसर्च कर रहे होते हैं, नब्ज देख रहे होते हैं अवाम की। हो सकता है कि कहीं उन्हें ये फील हो रहा हो कि शायद अवाम की किसी जगह पे बस हो जाए और उसके बाद हमारे से भी कुछ ना समझे, तो उससे पहले कुछ ऐसा हो जाए कि ये इश्ताल कम हो जाए, इस गुब्बारे में से हवा निकाल दी जाए। तो ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि पूरा ये सिस्टम जो है ना, ये कहीं थोड़ा सा पैनिक हो गया है।
और उस पैनिक से निकलने के लिए बिल्कुल राणा साहब, आप मुख्तलिफ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम ब्रेक पे जा रहे हैं, दोनों हमारे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से वापस आएंगे तो दीगर जो अहम मामलात हैं सियासत से मुताल्लिक उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, इसी पर ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। निज़ामी साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे कि राणा साहब की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि ज़ाहिर है अब इतनी सारी जगहों से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, शायद कोई तो वजह होगी। क्या समझते हैं आप, पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है या इसकी कोई वजूहात सामने आ रही हैं, या फिर हम इसको माजी की तरह लें? माजी में भी इस तरह हम देखते आ रहे हैं कि जब एक बात करना शुरू करता है तो दीगर पार्टीज़ जो हैं उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ इस तरह के सामने आने लगते हैं। लगता ऐसा है कि शायद अब ये हुकूमत टिकने वाली नहीं है, लेकिन हुकूमतें फिर आगे बढ़ती भी हैं और इस के मामला जो है वो निज़ाम के साथ बिल्कुल सही भी चल रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आगे आने वाले दिनों में ये जो सिचुएशन है ये कोई चेंज लेकर आ सकती है? जिस तरह से हम अब ये भी देख रहे थे कि शहबाज शरीफ के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद ये उनका आखिरी साल, आखिरी महीना है, उसके बाद उनको ओहदे से बरतरफ किया जाएगा या उनसे बरतरफी ली जाएगी। सो आप समझते हैं ऐसा होने वाला है? देखिए, इस पूरी जो पॉलिटिकल चेस है उसमें कुछ चीज़ें जो भी अनक्लियर हैं, जिसकी वजह से हम हतमी दावा नहीं कर सकते कि हुकूमत ख़त्म होने वाली है। उसकी वजह यह है कि अगर विद इन गवर्नमेंट बात करें तो कौमी असम्बली के अंदर जो स्कोर कार्ड है उसमें स्कोर कार्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये समझें कि जो मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत जाती है तो उसके बगैर हुकूमत बनेगी। अगर उसके बगैर हुकूमत बनती है तो इसका मतलब है कि पहले तहरीक इंसाफ के साथ एक प्रॉपर टाइम लाइन के साथ मुज़ाकरात होंगे, उन्हें कुछ चीज़ों की यकीन दहानी करवाई जाएगी, वादा वईद होगा, CBMs होंगे, कुछ हो सकता है इमरान खान को निकाल के तो किसी जेल से निकाल के अस्पताल या बनी गाला वटेवर जो भी उसका एक सूटेबल बने, तो वो चीज़ कनेक्टेड नज़र आती है। हाँ, ये हो सकता है कि जी जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जी एक टेक्नोक्रेट सेटअप हो या नॉन पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हो, और उसकी मिसाल ये दी जाती है कि चूँकि आलमी मुहाज पर मार्का हक में, उसके अलावा ईरान के मामले के अंदर पाकिस्तान ने सफारती महाज पर तो कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें बुरी तरह नाकामी हो रही है। और वो जो एक नैरेटिव बना था कि जनाब हम जिंदा व पाइंदा कौम हैं और पूरी दुनिया में हमारी इज्जत में इजाफा हो रहा है, तो जब हम अंदरूनी हालात देखते हैं तो वो सारा का सारा बयानिया बिखर जाता है, बल्कि वो सारी की सारी मुस्बत बात जो है वो मनफियत में बदल जाती है। तो इसका सलूशन निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अल्टीमेट मसला यही है कि जब तक उसकी बेस को एड्रेस नहीं किया जाएगा, और बेस क्या है? बेस ये है कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो आवाम के साथ कनेक्टिविटी पे यकीन रखे, जो अवामी मैंडेट के साथ आई हो। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर नया सेटअप जो है उसमें भी 1 साल बाद 2 साल बाद इसी तरह की आवाज़ें बुलंद होंगी, क्योंकि डिलीवरी जो है वो नहीं हो रही। इकोनॉमी को देख लें, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदरूनी मुआशी हालात के साथ साथ सियासी हालात को देख लें, तो अगर यहाँ पर इत्तेफाक राय नहीं है तो मईशत बेहतर नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है जुड़ी हुई हैं। और इसमें एक और चीज़ जो नाकामी तहरीक इंसाफ की जानिब से नजर आती है वो ये है कि जिस तरह हमने इमरान खान के दौर में देखा कि जैसे ही मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी तलखियों को कम किया और चीज़ों को एक ऐसे समझौते की तरफ ले जाने में कामयाब हो गए कि उससे चीज़ें मैनेज हो गई। अभी तक तहरीक इंसाफ की ये नाकामी नजर आती है कि इस पूरे सिनेरियो में जब एक बात हो रही है, बयानात आ रहे हैं, एक सिचुएशन बन रही है, वो अपने इख्तलाफात से आगे बढ़ते हुए कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे कि वो कहीं अपने लिए रास्ता बना ले। तो जब तक एक मुतबादिल जो तहरीक इंसाफ की सूरत में सामने नहीं आएगा तो फिर पॉलिटिकल नैरेटिव या गवर्नमेंट की तब्दीली या कैबिनेट की तब्दीली, ये सारी चीज़ें बेमानी रहेंगी, क्योंकि मसला वहीं का वहीं रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसार राना साहब, ये बैकडोर राब्तों के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की गई। जो PTI के अपने लोग हैं उनके वुज़रा कह रहे थे कि हमें जिनसे राब्ते करने चाहिए हम उनके साथ राब्तों में हैं। पहले ये कहा गया, फिर कहा गया कि सियासतदानों के साथ ही राब्तों में है। हमने 2-3 जगह से इसका जवाब लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि नून लीग से भी वो नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि जी कौन से राब्ते हो रहे हैं, हम तो नहीं इस बारे में कुछ कह सकते। आपके उसमें क्या, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या है, आपका इल्म क्या कहता है इस हवाले से कि वाकई कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और आगे आने वाले 2-4 महीने के अंदर कुछ सिनारियो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ आसानियाँ होंगी PTI के लिए? एक बात तो आप ध्यान में रखें कि इमरान खान का जेल से निकलना मौजूदा सिस्टम में एक बहुत बड़ा मौजूदा होता है, और
मुआवजे रोज रोज होते नहीं, उसके पीछे कोई सऊदी अरब भी नहीं आने वाला, कोई अमेरिका भी नहीं आने वाला। और स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दीवार खड़ी है वो है नोबल। ना इमरान खान वो दीवार गिराना चाहता है, ना स्टैब्लिशमेंट। तो जब तक ये दीवार खड़ी है, ये समझे जाए कोई इमरान खान साहब अब बाहर आ जाएंगे, मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज ये कि एक एफर्ट अब हो रही है, शुरू हुई थी, कुछ रुक गई फिर होगी, और ये एफर्ट इमरान खान की रिहाई के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए बाहर से नहीं होगी, जेल के अंदर से होगी। और वो एक अटेम्प्ट हो चुकी। अच्छा। और जेल के अंदर से ही कुछ कोशिश की जा रही है कि इस तरह की सिचुएशन बन जाए जिसमें दोनों फरीकों को कोई विन विन सी और कोई मिल जाए। ये तो मैंने आपको तो सारा साहब वो सिचुएशन किस तरह से हो रही है? मुलाकातों की इजाज़त तक तो दी नहीं जा रही है अभी तक इमरान खान साहब से, उनकी बहनों तक को उनको रसाई नहीं दी गई है, तो फिर ये किस तरीके से इसको प्रिवेल कर सकते हैं? नहीं, वो इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। जिन लोगों जो ये एफर्ट करना चाह रहे हैं उनको तो मुलाकातें हो रही हैं उनकी, और उनकी इमरान से भी, ठीक है। तो मुलाकातें सिर्फ इमरान खान की अपने अजीजों से बंद हैं, लेकिन वो इमरान खान से जुड़े इंतहाई करीबी लोगों की तो मुलाकातें बंद नहीं है। और मैं सीधा बता देता हूँ कि बुशरा बीबी ने अब से कुछ दिन पहले खुद ये कहा कि बैरिस्टर सैफ को भेजें, मैं उन्हें मिलना है उससे। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट इस बात को पसंद ना करती तो ये बात बाहर आ ही नहीं सकती। ये बात अगर बाहर आई कि बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहती हैं, तो इसका मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है तो जेल से बाहर बात निकली, नहीं तो ये निकल ही नहीं सकती थी। इस बैरिस्टर सैफ डर गए पीटीआई के सोशल मीडिया से कि ये मेरी वो कर देंगे। उन्होंने इस पे शर्त लगाई कि नौरीन साहिबा या कोई इमरान की एक बहन भी इस मुलाकात का हिस्सा हो, ताकि जो भी उसमें गुफ्तगू हो कोई एक गवाह हो कि भाई मेरे ये हमारी बात। ठीक। तो वहाँ पे इमरान खान की फैमिली के अंदर कोई इशू ऐसा हुआ कि या उन्होंने कोई पर्पसली इस बात से डिनाई किया, नहीं तो अब से कोई 1 महीना पहले नौरीन साहिबा की बैरिस्टर साहब के साथ मुलाकात हो चुकी होती, जो अब रुक गई। लेकिन अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एफर्ट दोबारा शुरू होने जा रही है, और हो सकता है 5 अगस्त से पहले इमरान खान की एक बड़ी मुलाकात हो जाए। सही है, टाइम बहुत शॉर्ट है। राना साहब बस मैं लास्ट एक लेना चाह रही हूँ। निज़ामी साहब बस ये बताइएगा कि अभी कश्मीर के अंदर हम जो देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में मौलाना के साथ इत्तेहाद, एक जानिब कश्मीर में बैठकर खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो मौलाना साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं, उसको ओन नहीं कर रहे हैं, तो उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तो तकरीबन 1 हफ्ता है इलेक्शंस में, लेकिन इलेक्शंस की सिचुएशन पाकिस्तान में पिछले 5-7 साल में बहुत बदल चुकी है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में हम ये देख चुके हैं कि ग्राउंड पे कौन सी पार्टीज थी और जीती कौन सी, और आज़ाद उम्मीदवार कहाँ चले गए। तो इसलिए जो इलेक्शन से पहले की सियासी सूरत हाल है वो खासी बेमानी होती जा रही है, और इलेक्शन नाइट के बाद शुरू होने वाला जो खेल है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में भी कदम रख लिया है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये वोटिंग के दिन के बाद जो असल खेल है वो शुरू होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बोथ ऑफ यू। हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा माजिद निज़ामी ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़िताम को पहुंचा है। प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।